हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के 5th चैप्टर, केमिस्ट्री के 5th चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें मूलतः हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यानी कि आवर्त सारणी, जो हम लोग आज की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ये आपकी आवर्त सारणी बनी कैसे। देखिए, हमें लगता है कि आवर्त सारणी ये पता नहीं किसने बना दिया, ये पता नहीं कौन आवर्त सारणी बना के चला गया, इसे हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत समस्या होती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी आवर्त सारणी बनाया उन्होंने आपका बहुत भला किया। जब आप इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ के जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने आवर्त सारणी बनाकर आपके स्टडी को कितनी आसान कर दिया, आपकी पढ़ाई को उन्होंने कितना आसान कर दिया। ठीक है, तो हम लोग आवर्त सारणी को यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपकी बुद्धि में एक एक पॉइंट घुस जाएगा इस चैप्टर का। तो ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ें बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नोट करिएगा और पढ़ते चलिएगा। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। तो यहाँ से हम लोग शब्द उठाते हैं तत्व से। ठीक है, किससे उठाते हैं? तत्व से। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे तत्व से। जैसे अगर आप अपने अगल बगल है, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा नज़र इधर उधर हटाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ सर प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, सर कुछ लोहे का देखने को मिलेगा, कुछ लकड़ी का देखने को मिलेगा, सर कुछ तांबे का, कुछ पीतल का, कुछ सोने का, कुछ चांदी का, बहुत सारी आपको चीज़ें, यानी कि बहुत सारे जो तत्व हैं वो आपको आपके आसपास अगल बगल देखने के लिए मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर? बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पर जब आज तो हम लोग के पास ये चैप्टर आ गया, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग जाते हैं बहुत साल पीछे। मान लीजिए आप चले जाइए 1869 में इन्होंने खोज की थी, तो हम उससे पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए आप 1800 हैं, 1810 ईस्वी में आप हैं, वहाँ पर हम चर्चाएँ कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मान लीजिए अगर हमें लोहे का प्रयोग करना है, अगर मान लीजिए हम होते आज 1810, हम लोग कहाँ पे सर? 1810 में अगर हम होते आज। अब मान लीजिए अगर हमें लोहे का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी कि आयरन Fe का यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो आज तो हमें ये भी Fe सिंबल भी इसका नहीं पता होता, लेकिन ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आज हमें आयरन का यूज़ करना है। ठीक है, फिर अगला कोई आता है, उसे किसका सर यूज़ करना है? मान लीजिए उसको यूज़ करना है सोडियम का। तो अगर मान लीजिए जैसे आपको लोहे का यूज़ करना है, लोहे के बारे में जानना है, तो आप अलग से क्या करते हैं? आप पहले लोहे को पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं? लोहे को एक अलग चैप्टर से पढ़ते हैं। Fe का चैप्टर क्या होता? अलग होता। ठीक है, फिर सोडियम का चैप्टर क्या होता है? अलग होता। फिर ऐसे ही मान लीजिए आप जिसका पढ़े, मैग्नीशियम का पढ़ेंगे तो इसका चैप्टर अलग होता। मतलब मेरे कहने का मतलब कि हर जो तत्व हैं जिनकी खोज हो चुकी होगी, उनके सारे चैप्टर क्या होंगे सर? अलग अलग होंगे। यानी कि हम जो जो चीज़ें भी पढ़ेंगे, हम जो जो चीज़ों को भी पढ़ेंगे, उन सभी को क्या पढ़ेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। भाई अलग अलग हमको नॉलेज देना पड़ेगा ना। और तत्व बहुत सारे उस समय हमारे पास, अगर बात करें 1869 में जो सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी मेंडलीफ ने, तो उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा था इससे पहले कि 63 तत्वों को अलग अलग पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन मेंडलीफ ने कहा भैया रुको, हम क्या करते हैं ना, इनको अलग अलग चैप्टर में तुम मत पढ़ो, तुम लोग मूर्ख हो। उन्होंने कहा तुम लोग मूर्ख हो। जैसे आज हम कह पाते हैं ना, देखिए सिंपली अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहले हम धातु अधातु से चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़िए, हमें क्या पता है? धातु अधातु। ठीक है, तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि भैया लोहा है या एल्युमिनियम है या सिल्वर है या कॉपर है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए कॉपर में विद्युत धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? सर आप कहेंगे बहेगी। आपने क्या कॉपर को पढ़ा है? नहीं सर। क्या आपने आयरन को पढ़ा है? क्या आप जब क्लास 9th में थे या 10th में थे, तो जब आप धातु अधातु पढ़ रहे थे, तो बस आपने यही ना पढ़ा कि भैया जो लोहा है वो धातु, और धातु में क्या होता है? विद्युत का संचार होता है, विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। तो मैंने आज आपसे पूछा कि भैया आयरन में जो धारा है वो बहेगी कि नहीं बहेगी, तो बिना आपने आयरन को पढ़े बता दिया कि भैया धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि वो धातु में, धातु अधातु में विभाजित किया गया है। यानी कि हम बस धातु पढ़ लेते हैं तो हम सब पढ़ लिए, हम धातु पढ़ लिए तो हमें पता चल गया कि आयरन में भी बहेगा, कॉपर में भी बहेगा, सब में बहेगा। हमको अलग से आयरन कॉपर इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक यही चीज़ें आपकी हुई हैं आवर्त सारणी में, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण में। जैसे हम लोगों ने धातु अधातु में विभाजित कर दिया था कि भैया जिसमें धारा बहेगी और जो ऊष्मा के कुचालक होंगे वो धातु हो गए,
जिसमें धारा नहीं बहेगी, जो उसमें आगे कुचालक नहीं होंगे, वो अधातु हो गए। तो यहाँ पर हमें 2-3 गुण ही हम लोग निकाल पा रहे थे ना भैया, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ये सारी चीजें हम लोग निकाल पा रहे थे धातु अधातु के आधार पर। लेकिन क्या बस उतने ही गुण हैं? नहीं सर, और भी ज्यादा गुण हैं। तो उनके सभी गुणों को हम लोग किस प्रकार कहाँ से पढ़ पाएंगे? इस पीरियोडिक टेबल से जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वहां से हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या सर डायरेक्ट हम लोग की आवर्त सारणी कोई व्यक्ति आया और कोई व्यक्ति आया और वो सर ईश्वर के पास से ही वरदान पाके आया था कि तुम आवर्त सारणी बना दोगे सर, आके बना के चला गया? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्या है, मिथ्या। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। हम लोग को लगता है कोई भी चीज अचानक हो गई होगी, अचानक कोई चीज नहीं होती। बहुत कम ही चीजें जो है जो अचानक एक ही बार में सही हो जाती है, एक ही बार में सही हो जाती हैं। इस आवर्त सारणी को बनाने में यानी तत्वों के वर्गीकरण में बहुत सारे लोगों का योगदान है। देखिए, जो छोटी सी भी शुरुआत होती है तो उसे हम लोग शुरुआत ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शुरुआत ही कहते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का नियम आए, जैसे प्राउड की परिकल्पना आई। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना नहीं है। प्राउड की परिकल्पना, फिर त्रिक नियम आया, ड्रोबेनाइडर का त्रिक नियम, फिर अष्टक नियम आया। ये सब हम लोग सिलेबस से हट गया है। ठीक है, उसके बाद से मेंडलीफ आए। उसके बाद से कौन आए सर? उसके बाद से मेंडलीफ आए। मतलब हमारी जो पीरियोडिक टेबल बना, अब मेंडलीफ भी पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, अभी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने लोग सबसे पहले आए। प्राउड की परिकल्पना, प्राउड ने कहा था, देखिए ऐसे तो ये टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 1, 2, 3 ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से बेसिकली हमारा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है। ये चैप्टर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, बस ऐसे ही आपको उनके नाम से तो पता रहे ना। ठीक है सर। दूसरी बात कर दूंगा, अगर जो 2023 के बच्चे होंगे तो भैया उनके में से तो ये तो कट ही गया है, उनके में से क्या किया गया है, ये तो हटा ही दिया गया है, यानी कि इसको उन्होंने रखा ही नहीं है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे प्राउड की परिकल्पना। तो भैया एक वैज्ञानिक प्राउड थे, उन्होंने अपनी परिकल्पना के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्व जो है ना, जितने भी तत्व आपके सामने हैं वो सभी तत्व हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने पहली अपनी परिकल्पना दी थी, जो कि भैया पूरी तरीके से क्या थी, असत्य थी। अगर सत्य रहती तो हम लोग आगे बढ़ते नहीं। ठीक है, असत्य थी, ये भी विफल थे। फिर ये त्रिक नियम लेके आए। त्रिक नियम लेके आए, कौन लेके आए? डोबेराइनर। ठीक है, इसे हम लोग डोबराइनर का पूरा नाम बोलेंगे तो डोबराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी 3 तत्वों का ऐसा कंपाउंड बनाए, मतलब 3 तत्वों का संयोजन बनाए, जैसे कि इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल भी दिया था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम 3 तत्व बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम और मैंने क्या बोला था भैया, पोटेशियम। हाँ ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया 3 तत्वों का अगर हम ऐसा समूह बनाए, त्रिक समूह बनाए, इसलिए इसको त्रिक नियम नाम दिया गया। अगर हम 3 तत्वों का ऐसा समूह बनाए जिनमें से इसका क्या हो जाएगा, जिनमें से परमाणु भार लिथियम का सर 6-7, सोडियम का 23, इसका 39, सही है? नहीं, कहीं गड़बड़ हो रहा है। लिथियम 1, 2, 3, ठीक है। सोडियम का होता है सर 11, 11, 23, ठीक है। हाँ ठीक है, चल ठीक है 7, ठीक है भाई, चलिए ठीक है। तो इन्होंने बताया कि त्रिक नियम, इन्होंने बताया कि भैया अगर 3 तत्वों को इस प्रकार हम खोज लें कि उन तीनों तत्वों में से 2 के परमाणु भाग का जो योग का औसत है, यानी कि 7 + 39 अपॉन में 2 अगर हम करें तो क्या निकल के आएगा 23, वो अगले का औसत आए, वो अगले का क्या है, परमाणु भार आए। तो इस प्रकार से इन्होंने 3-3 तत्वों में किया, लेकिन ये विफल रह गए। 2-3 के बाद से ये त्रिक बना ही नहीं पाए। ठीक है, 2-3 ही इन्होंने त्रिक समूह बनाया, जैसे कि एक आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से ये विफल हो गए, तो इसे हम कहते हैं डोबराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी विफल हो गए, ये भी क्या हो गए, विफल हो गए। नेक्स्ट है अष्टक नियम लेके। इन्होंने अपना सा रे गा मा पा धा नि सा के आधार पर नियम दिया, जो कि भैया 7-8 तक चले जाए, फिर पुनरावृत्ति होगी तो आगे तक थोड़ा सा गया, लेकिन फिर ये भी विफल हो गए। इनकी भी कोई काम नहीं आया, ये भी क्या हो गए, विफल हो गए। ठीक है, त्रिक नियम दिया। अब विफल भैया ये भी हुए थे, लेकिन ये विफल नहीं हुए थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दी थी। इन लोगों ने जो खोज की वो कुछ प्रयोग में नहीं आता है, लेकिन इन्होंने जो खोज की थी वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। चलिए, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ कहाँ के वैज्ञानिक थे सर, रूस के वैज्ञानिक थे। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग को चीज़ें पढ़नी है। अभी तक जो बातें मैंने आपके दिमाग में डाली
वो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। क्या पढ़ेंगे सर? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि इन्होंने जब मेंडलीव ने भी जो आवर्त सारणी दी थी उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन इनके आवर्त सारणी में हुए हैं, जिसे हम लोग उसकी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो उन्होंने दी थी उसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। यहां पर मैं जो जो बातें कहूंगा थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फायदे में आएंगी। अब देखिए, इनका अगर बात की जाए मेंडलीव, तो मेंडलीव का जो मेंडलीव सबसे पहले रूस के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम ड्रिविन इवानोविच मेंडलीव था। ठीक है, ड्राइविन इवानोविच मेंडलीव था। इन्होंने देखिए मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने 1869 में, ठीक है, ये रूस के वैज्ञानिक थे 1869 में। ठीक है, 1869 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जो अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर, वर्ड सुनिएगा, आज के समय जो हम लोग आधुनिक पढ़ेंगे उसमें परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुनिए ध्यान से, मूल आवर्त सारणी की बात हो रही है। तो इन्होंने बताया कि जब तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो अपने परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ये मेंडलीव ने अपने मूल आवर्त सारणी में बताया। ठीक है, और उनके पास कितने तत्व थे उस समय? 1869 में 63 तत्व हमें ज्ञात थे, तत्वों की खोज हो चुकी थी। 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो इन्होंने जो 63 तत्व थे इसको परमाणु भार के आधार पर, नोट कीजिए, ये देखिए मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ तो इसको भी आप लोग अपने शब्दों में नोट कर लीजिए। इन 63 तत्वों को, 63 तत्वों को इन्होंने क्या किया जानते हैं? एक आवर्त सारणी में, जिसे आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी में रखा। ठीक है, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, भार के आधार पर व्यवस्थित किया। किस आधार पर व्यवस्थित किया सर? तो परमाणु भार के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया। इतने सारे तत्वों को इन्होंने परमाणु भार के आधार पर क्या किया? व्यवस्थित किया। नोट कीजिए, सबसे पहले ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको भैया नोट कीजिए। चलिए, ठीक है, इतनी चीजें नोट हो गई, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने जो नियम दिया उसे मेंडलीव की आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मैं लिख देता हूं, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है, वही जो मैंने बोला वही लिखूंगा। मेंडलीव का आवर्त नियम, यहां पे मूल आवर्त की बात हो रही है, मूल आवर्त सारणी की आवर्त नियम। चलिए, ठीक है, इसके अनुसार या इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु भार, इसको रेड अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि मूल आवर्त सारणी की यहां पे बात हो रही है। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते
क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें ध्यान से समझिए। आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि अगर इनके परमाणु भार के आधार पर इनको व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद वो फिर अपने गुणों की पुनरावृत्ति करते हैं, उसे हम लोग आवर्ती फलन कहते हैं। तो भैया इतना नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम इनके आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो नियम उन्होंने जो दिया था वो हो गया, कितने तत्व थे, किस आधार पर व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के जो मुख्य तथ्य हैं उसको हम लोग लिखेंगे। और बता रहा हूँ यहाँ से जो जो वर्ड मैं एक एक वर्ड लिखवा रहा हूँ वो सारे वर्ड आप लोगों को याद होने चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा मैं खुद नहीं लिखवाता हूँ, ठीक है, कहानी यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ, जो जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे हैं वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है सर। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य तथ्य। अभी सर मुख्य तथ्य से क्या लेना देना है, यानी कि जो उनकी आवर्त सारणी में तथ्य प्रयोग किए गए थे वो क्या क्या थे, क्या क्या ऐसी बातें थीं जो उन्होंने प्रयोग किए थे, मुख्य तथ्य। ठीक है, मुख्य तत्व। सबसे पहला तो सिंपल सा है, आप लोग भी लिख लीजिए जो हमने बोला था, तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि मूल आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जो मुख्य सिद्धांत था वो क्या था, तो परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया गया था, तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ठीक सर, ठीक है ना। चलिए, अब इस सारणी में जब हम बात करें, आज की सारणी की बात नहीं हो रही, ध्यान से रुकिएगा, मूल आवर्त सारणी की बात हो रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी जिन्हें हम समूह कहते थे, और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में कितनी थी, 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी जिन्हें 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी जिन्हें हम स्तंभ के समूह कहते हैं। पंक्ति या 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिन्हें हम समूह कहते हैं, जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहते हैं। आज भी संख्या परिवर्तन है, लेकिन उन्हें समूह और आवर्त ही कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। देखिए जो जो पॉइंट है याद करेंगे, ये मूल आवर्त सारणी के, फिर से कह रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि एक समूह में जितने भी तत्व हैं, बस 4 ही पॉइंट लिखेंगे, 4 ही पॉइंट लिखना ही होता है इनमें। अब इन्होंने इसको व्यवस्थित करते समय बताया कि एक समूह, जैसे इन्होंने क्या बताया कि 8 इन्होंने समूह रखे थे, तो इन्होंने बताया कि एक समूह में, मतलब जो 8 समूह है, प्रत्येक समूह में जो जो तत्व हैं उनके गुण समान है। ठीक है, तो प्रत्येक समूह के तत्वों के गुण एक समान है, प्रत्येक समूह के
तत्वों के प्रत्येक समूह के तत्वों के गुण, प्रत्येक समूह के तत्वों के गुण एक समान है, एक समान है। प्रत्येक समूह के तत्वों के जो गुण हैं वो क्या है, एक समान है। प्रत्येक समूह के तत्वों के जो गुण हैं वो क्या है, सर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक समूह के तत्वों के जो गुण हैं वो एक समान है। यानी कि अगर मान लीजिए समूह 2 की हम बात करें, समूह 3 की अगर हम बात करें, 4 की बात करें, जैसे 8 ही था ना, तो मान लीजिए 8वें समूह की हम बात कर रहे हैं, तो 8वें समूह में एक तत्व है जिसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सुचालक है तो दूसरा सुचालक होगा, एक धातु है, तो इसी प्रकार से करना चाहिए। तो सभी के गुण जो थे वो क्या थे, एक समान थे। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जब संरचना कर रहे थे, ये जब आवर्त सारणी बना रहे थे मेंडलीफ, जो इनकी मूल आवर्त सारणी थी यानी पहली वाली 1869 में। अच्छा मेंडलीफ में बता दूं तो रूस के रहने वाले थे, ठीक है, ये रूस के रहने वाले थे। उस समय जब ये बताया जाता कितने के तत्व ज्ञात थे, 63। तो ये जब उसकी संरचना बना रहे थे तो इनका जो सारे तत्वों के बारे में इन्होंने अलग अलग अध्ययन किया था। अच्छा आज हम बहुत आसानी से इसको पढ़ ले रहे हैं, इन्होंने इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, हर तत्वों का अलग अलग अध्ययन किया, फिर उनको गुणों को पहचाना और उसमें रखा। देखिए तो इन्होंने बहुत अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के पश्चात जब ये उसको अरेंज कर रहे थे कि भैया एक समूह में एक ही प्रकार के ही गुण वाले तत्व हो, तो बहुत सारे जो समूह के जो खाने थे वो खाली रखने पड़े। ठीक है, बहुत सारे समूह के खाने खाली रखने पड़े, मतलब इससे ये पता चल गया था कि आगे जाके तत्वों की खोज होगी, यानी कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो यहाँ पर रहेंगे, इन्होंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए तो समूह में एक ही गुण वाले तत्व हो, गुण वाले तत्व हो, इसलिए कुछ समूहों में, इसलिए समूहों में कुछ खाने खाली छोड़ दिए गए, छोड़ दिए गए। ठीक है, इतना पॉइंट आपको इनकी जो मुख्य तथ्य है कि इन्होंने क्या क्या तथ्य के साथ इस आवर्त सारणी को बनाया था, जो मूल आवर्त सारणी की इन्होंने धारणा रखी थी वो किस सिद्धांत पर रखी थी, क्या क्या बातों को जानकर रखी थी, या आपसे पूछता है तो आप इसी 4 पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, इन्होंने पूरी जो बातें अपनी तथ्य समझी थी, जो समझा था, जो लगाया था, जो फॉर्मूला लगाया था, सारी इन्होंने बता दिया कि भैया हम परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे थे, हम जो बनाए थे उसमें 8 इस पर समूह थे, 7 आवर्त था, प्रत्येक तत्व के जो प्रत्येक समूह थे उनमें तत्वों के जो गुण थे वो समान थे, और क्योंकि एक तत्व में एक ही प्रकार के एक तत्व में एक तत्व में समूह एक ही गुण वाले तत्व, समूह में एक ही गुण वाले तत्व हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया, समूहों के कुछ खानों को समूह के कुछ खानों खाली छोड़ दिए। ठीक है, समूह के कुछ खाने खाली छोड़ दिए। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनकी आवर्त सारणी का महत्व क्या था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब इसका हमने मुख्य तत्व पढ़ लिया, इसका महत्व क्या था। भाई साहब अचानक सोचिए 1869 में कोई लेके पटक दिया कि लो भैया तुम लोग इतने तत्वों को पढ़ने में परेशान हो, ये लो भैया आवर्त सारणी इसी से पढ़ो। ठीक है, तो कैसा लगा होगा सोच सकते हैं आप लोग, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग महत्व पढ़ने वाले, सबसे पहला महत्व तो यही हो गया कि भैया पढ़ने में आसानी हो गई। सबसे पहला तो सब कोई समझ सकते हैं कि तत्वों के अध्ययन में आसानी हो गई। सबसे पहला तो सारे बच्चे कर देंगे सर, तत्वों को पढ़ने में आसानी हो गई। चलिए तो हम भी लिख देते हैं। चलिए सबसे पहला क्या हो गया सर, तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। तत्वों को गुणों का सर क्रमबद्ध अध्ययन।
ये पहला था। ठीक है, दूसरा, नए तत्वों की खोज। तीसरा, बस 3 ही पढ़ना है, परमाणु भार, तत्वों के परमाणु भार का परमाणु भार में क्या कहते हैं उसको, संयोजन, अरे सही करना, सही करने को क्या कहते हैं यार, सही करने को क्या कहते हैं, तत्वों के परमाणु भार और क्या कहते हैं यार, कोई सही करता है तो, हाँ, तत्वों के परमाणु भार और संयोजकता में संशोधन, संशोधन कहते हैं ना, परमाणु भार और संयोजकता में संशोधन। ये 3 पॉइंट जो आप लोगों को याद रखने होंगे, जो महत्व थे, यानी कि इनके परमाणु, इनके जो मूल आवर्त सारणी थी, इसको देने के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ। जैसे तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, तो इसमें अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे सर, तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे सर, क्योंकि एक समूह में समान गुण वाले तत्व थे। एक समूह में किस प्रकार के तत्व थे, समान गुण वाले थे। तो क्योंकि एक समूह में समान गुण वाले तत्व थे, इसलिए तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। अब नए तत्वों की खोज, अब सर ये बताइए ना, आप कह रहे हैं ये तो हम लोग को समझ में पहले ही आ गया था, लेकिन ये वाला बताइए वाला, वो नए तत्व कहाँ खोजे थे। सब्र करो, रुको जरा, वो जो ब्रैकेट खाली छोड़े थे वो किस लिए छोड़े थे, कि भैया भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी, ठीक है, जो आगे चलकर हुई भी। तो नए तत्वों की खोज उन्होंने समूहों में कुछ खाने खाली छोड़कर यह निर्धारित कर दिया कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी, जो आगे चलकर हुई भी, ठीक है, जो आगे चलकर हुई भी। तो इतनी चीज भाई आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद से एक और बात बचा हुआ है, ये तत्वों के परमाणु भार और संयोजकता में संशोधन। तो ये सिंपल सा है कि आवर्त सारणी बनाते समय, आवर्त सारणी के निर्माण के समय मेंडलीफ ने अनेक तत्वों के परमाणु भार और संयोजकता में संशोधन किया। किस आधार पर किया सर, इसको भी लिख लीजिएगा, किस आधार पर किया था। तो उन्होंने किया था कि परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे में संयोजकता, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने किया था, गुणे में संयोजकता। तो इस आधार पर उन्होंने दिया था। बहुत सारे तत्वों के परमाणु भार में भी उन्होंने संशोधन किया था। तो ये भैया उनके महत्व हो गए, सारणी के महत्व, ठीक है। हमें क्या प्रॉफिट हुआ, अब हम लोग दोष भी पढ़ेंगे, क्योंकि साफ साफ दोष तो परमाणु भार ही है, पहला दोष तो वही है। लेकिन देखिए हम लोग उसको दोष को भी पढ़ेंगे, उनके दोष क्या क्या थे,
ठीक है, गुण के साथ साथ हम लोग उनके दोष भी पढ़ेंगे। इसको आप महत्व कहिए, गुण कहिए, जो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए हम उनका दोष देख लेते हैं। तो दोष में देखिए सबसे पहला जो क्या आ गया, हम सभी को आज पता है कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो क्या है, परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, पहला दोष तो यही हो गया। तो इसको आप लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक पाया जाना, यही लिख दीजिए। सबसे पहले ये भी लिख सकते हैं, तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक पाया जाना। ठीक है, उसके बाद से सर हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, मैं लिख देता हूं। पहला, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, न होना पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है सर, एक तो हो गया सर हाइड्रोजन का स्थान ही निश्चित नहीं है। दूसरा कि उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जो तत्व थे, मतलब अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व के साथ संयोजित किया, उन्होंने अपने ही नियम को फॉलो नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपने ही नियम का पालन नहीं किया। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा सर समस्थानिक और समभारी का स्थान निश्चित ही नहीं था, मतलब समभारी के लिए स्थान नहीं था, उन्हीं में था, उनका अलग से कोई स्थान नहीं था। ठीक है, समभारी, तीसरा समभारी एवं समस्थानिक का स्थान न होना। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं अक्रिय गैस का स्थान न होना। खत्म हो गया लग रहा है, गैस का स्थान न होना। और सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, सबसे बड़ी गलती को ब्लू वाले से लिख रहा हूं। सबसे बड़ी गलती कौन सी थी, पांचवा, तत्वों का मूल लक्षण, मूल गुण, तत्वों का मूल गुण या लक्षण परमाणु क्रमांक पाया जाना। पाया जाना, बारी बारी में सब मैं बोलूंगा, लिखिएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों यही है, पांचवा वाला। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पांचवा वाला है, क्योंकि उसको हम लोग ब्रीफली अब इनके पेपर को, मतलब इनके एटॉमिक जो इनका आवर्त सारणी है, इसको इसी ने पूरा परिवर्तन करके रख दिया। उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। अब हाइड्रोजन का स्थान निश्चित था सर, देखिए उन्होंने हाइड्रोजन का रखा था, लेकिन वो हाइड्रोजन का स्थान जो था ना वो निश्चित था। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित था, लेकिन इन्होंने जो किया था, बस यहाँ पे हाइड्रोजन का स्थान लिखिएगा, निश्चित न होना मत लिखिएगा। हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन भैया जो इसके गुण थे ना, जैसे ये कौन सा क्षार बनाता था, तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता था। कभी ये उसको क्या कहते हैं, जैसे Cl2, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसको क्या कहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीड, जो I2 सब बनाते हैं ना, द्यू अणु बनाते हैं अपने ही अणु के साथ, तो इसको कहते क्या है, ह से कुछ कहते हैं कि अ से कहते हैं, चलिए नाम नहीं, हाँ, हैलोजन समूह। तो ये हैलोजन तत्व जैसे होते थे, जैसे मान लीजिए जैसे क्लोरीन हैलोजन है तो ये Cl2 बनाता है, हाइड्रोजन H2 बनाता है, तो ये हैलोजन तत्वों की तरह भी
व्यवहार करता था। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो स्थान दिया गया, जो हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने दिया था, उन्होंने हाइड्रोजन का जो स्थान दिया था वो अम्ल वो क्षार अणु के साथ, क्षार धातु के साथ दिया था। हाइड्रोजन का जो स्थान दिया था इसके बावजूद भी उन्होंने क्षार धातुओं के साथ दिया था। तो ये एक जो था, ये क्या था, ये एक भैया लड़ाई का विषय बन गया कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वो क्षार धातुओं के साथ दिया गया था। तो ये एक लड़ाई का विषय बन गया। ठीक है। दूसरा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन। अब इन्होंने कुछ बड़े परमाणु भार वाले, यानी कि अधिक परमाणु भार वाले कप, पहले इसको लिख दे रहा हूं ना, पहला इसमें लिख देंगे कि वो हाइड्रोजन की तरह, हैलोजन तत्वों की तरह गुण प्रदर्शित करता था, यहाँ पे प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। तब भी उसे कहाँ रखा गया, तब भी इसे किसके साथ रखा गया था, क्षार धातुओं के साथ, क्षार धातुओं के साथ रखा गया। ठीक है। ऐसे तो आपको नोट्स व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएंगे। दूसरा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन। इन्होंने देखिए क्या किया ना, इन्होंने एक समूह में एक ही प्रकार के गुण आने चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बड़े परमाणु भार वाले तत्व, जबकि इन्होंने परमाणु भार का गुण बताया था, तभी इन्होंने क्या किया कि बड़े परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्वों के साथ रख दिया। ठीक है। कुछ, सभी को नहीं, कुछ बड़े परमाणु भार, या अधिक लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व को, परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के साथ रखा, कम परमाणु भार वाले तत्वों के साथ इन्होंने क्या किया, रखा। दूसरा, समभारी और समस्थानिक का स्थान न होना। इन्होंने भैया इसका स्थान ही नहीं रखा। ठीक है। इनकी आवर्त सारणी में समभारी और समस्थानिक के लिए कोई स्थान ही नहीं थे। ठीक है। समभारी और समस्थानिक के लिए कोई स्थान ही नहीं थे। ठीक है। इनके लिए कोई अलग से स्थान का न होना, इनके लिए, किनके लिए, समभारी और समस्थानिक के लिए। ठीक है। अक्रिय गैसों का स्थान न होना। अब क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी, तो उनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें इसका स्थान ही नहीं था। अक्रिय गैसों की खोज न होने के कारण, गैसों की खोज न होने के कारण इनका स्थान न होना, इनका स्थान न होना। तो इतनी बातें हम लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखनी होगी। ठीक है। देखिए, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तत्वों का मूल गुण परमाणु क्रमांक है। तो आगे जाकर क्या हुआ ना, जैसे हम लोग आगे गए तो हम लोग तत्वों की संरचना को भी पढ़ सकते थे। तत्वों की संरचना और रेडियो एक्टिविटी की खोज होने के कारण, ठीक है, कारण हमें ये पता चल गया कि जो तत्वों का मूल लक्षण है, तत्वों का जो मूल लक्षण है वो क्या है, परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, परमाणु क्रमांक है। जबकि इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने परमाणु भार बताया था। तो ये थे इनके पीरियोडिक टेबल, यानी कि मूल आवर्त सारणी के दोस्त। अब हम दोष, ठीक है, यहाँ पे दोष मैंने नहीं डाला है। अब हम इनकी आधुनिक आवर्त सारणी को भी पढ़ेंगे। ये थे इनके मूल आवर्त सारणी के दोष। अब हम इनकी आधुनिक आवर्त सारणी को भी पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट वाले में क्या हो गया सर, लास्ट वाले में आपका मैंने क्या बताया कि तत्वों का मूल, क्योंकि इस समय जो तत्वों की संरचना और रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाने के कारण हम लोगों को ये पता लग चुका था कि जो तत्व है उनका जो मूल लक्षण है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। जबकि इन्होंने उसे परमाणु भार बताया था। ठीक है जी सर। अब जो जो इनकी गलतियां हैं, ठीक है, जो जो गलतियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वही गलतियां हैं ना, दोस्त मतलब इनकी गलतियां, इन्हीं को दूर करके एक नया आवर्त सारणी बनाया गया जिसे हम मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। देखिए, आधुनिक और मूल दोनों में बहुत अंतर है। जब मूल आवर्त सारणी पेपर में पूछेगा तो हम लोग इन सारे आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। जब आधुनिक बोलेगा तो हम लोग उस आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही था। आज हम लोगों ने मूल आवर्त सारणी पढ़ी, इसको एक बार अच्छे से बुक से भी पढ़िएगा, इसका नोट्स भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पीछे की चीज़ें पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए बच्चों, और फोड़ते रहिए। 95% का हम लोगों का लक्ष्य है, उसको लेकर हम लोगों को आना है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।